आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो हाल ही में देश के उपभोक्ताओं से किए गए कुछ बेहद असामान्य अनुरोधों के पीछे छिपी है। अर्थशास्त्र और हमारी रोजमर्रा की आदतों का ये कनेक्शन वाकई बहुत हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, कोई प्रधानमंत्री अचानक देशवासियों से ये अपील क्यों करेगा कि भाई सोने के गहने खरीदना कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए और रोजमर्रा की कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कर दीजिए। है ना अजीब बात। लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरे आर्थिक कारण और वैश्विक परिस्थितियां हैं जिन्हें हम आज डीकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाग एक असामान्य अपील। अगर हम इन अपीलों पर गौर करें तो ये काफी स्पेसिफिक हैं, जैसे 1 साल तक सोना ना खरीदना, जो हमारे देश की एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक परंपरा है। इसके अलावा कोविड के टाइम वाले वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाना, महंगी डेस्टिनेशन वेडिंग से बचना और तो और बाहर से आने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करना। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, आयात का दोहरा बोझ। इन अपीलों के पीछे की असली वजह समझने के लिए हमें अपनी निर्भरता देखनी होगी। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हमारा देश अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों के लिए पूरे 88% विदेशी स्रोतों पर निर्भर है। यानी दुनिया में जब भी कहीं तेल के दाम उछलते हैं तो उसका सीधा असर हमारे इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। और सोने के प्रति हमारे लगाव को तो आप जानते ही हैं। हमारी 99% मांग बाहर से पूरी होती है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक वित्तीय वर्ष में इसका बिल $72 बिलियन तक पहुंच गया? ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार से एक बहुत ही बड़ी निकासी है। तो असल में होता क्या है, जब तेल महंगा होता है और ठीक उसी वक्त सोने का आयात भी बढ़ रहा होता है, तो एक बड़ा खतरनाक दुष्चक्र या कह लीजिए विशिष्ट साइकिल शुरू हो जाता है। हमारे रिजर्व से डॉलर बाहर जाते हैं, जिससे हमारा रुपया कमजोर होता है और नतीजा, आम घर के लिए बाहर से आने वाली हर एक चीज और भी महंगी हो जाती है। अब आते हैं भाग 3 पर, रणनीतिक बफर सीमाएं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या सरकार के पास ऐसे वक्त के लिए कोई इमरजेंसी रिजर्व नहीं होता? भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी एसपीआर के इन आंकड़ों को देखिए। इन अंडरग्राउंड गुफाओं में मुश्किल से सिर्फ 5 दिन का इमरजेंसी कच्चा तेल मौजूद है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच्चाई है। हमारे इस रणनीतिक बफर की सीमाएं बहुत ही सीमित हैं। चलिए देखते हैं भाग 4, वैश्विक झटके और तेल। इन सबके पीछे की तात्कालिक वजह हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर है। हॉर्मोज जलडमरू मध्य, एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, वहां भारी सैन्य तनाव चल रहा है। और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल की भी पार चली गई हैं। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री की अपीलें बिल्कुल हवा में नहीं की गई हैं। अगर आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA की इन इमरजेंसी सिफारिशों को देखें तो ये बिल्कुल मेल खाती हैं। वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग, हवाई यात्रा में कटौती, ये सब IEA भी सजेस्ट कर रहा है ताकि ग्लोबल लेवल पर तेल की डिमांड कम हो और कीमतें स्थिर हो सकें। भाग 5, नजिंग का मनोविज्ञान। पर असली सवाल ये है कि आप करोड़ों लोगों को अपनी पुरानी आदतें बदलने के लिए कैसे मनाएंगे, वो भी बिना कोई जोर जबरदस्ती किए। यहीं पर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की एंट्री होती है। ये विज्ञान हमें बताता है कि इंसान कोई परफेक्ट कैलकुलेशन करने वाले रोबोट यानी होमो इकोनॉमिकस नहीं है। हम होमो सेपियंस हैं, जो अपनी भावनाओं और सामाजिक रिवाजों के हिसाब से चलते हैं। और सरकारें इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। नीतियां इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि अगर लोगों के सामने सोच समझकर विकल्प रखे जाएं, जिसे चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं, तो वे बेहतर फैसले ले सकते हैं। जरा इस स्पेक्ट्रम को देखिए। किसी चीज पर तुरंत कड़ा बैन लगाने या कानून थोपने के बजाय ये अपीलें एक तरह का नज हैं, यानी एक हल्का सा धक्का। ये एक बहुत ही स्मार्ट मनोवैज्ञानिक तरीका है जिससे लोगों को सही दिशा में सोचने पर मजबूर किया जाता है, वो भी उनकी आज़ादी को बरकरार रखते हुए। और आपको बता दूं, ये नजिंग कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक प्रूवन ग्लोबल स्ट्रैटेजी है। यूके में टैक्स भरवाने से लेकर अफ्रीका में खेती के तरीके सुधारने तक पूरी दुनिया में इसका कामयाबी से इस्तेमाल हुआ है। अब रुख करते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 6 की तरफ, विवेक या नीतिगत विफलता। जाहिर है, इस तरह के बड़े आर्थिक कदमों पर भारी राजनीतिक बहस तो छिड़नी ही थी। एक तरफ सरकार इसे सीधे तौर पर देशभक्ति से जोड़कर देखती है,
उनका मानना है कि अगर हम वोकल फॉर लोकल अपनाएंगे तो इससे देश का खजाना मजबूत होगा और हम बड़े विदेशी झटकों से बचे रहेंगे। लेकिन वहीं राजनीतिक विपक्ष का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। वे इन अपीलों को देश की अर्थव्यवस्था संभालने में सरकार की विफलता के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि नीतियों की कमियों का सारा बोझ बार बार आम जनता के त्याग पर नहीं डाला जाना चाहिए। तो अंत में ये पूरी स्थिति हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसे भारी भूचाल आते हैं तो एक आम नागरिक के योगदान की सीमा कहाँ खत्म होती है और एक राज्य की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? क्या वाकई सिर्फ अपनी आदतें बदल लेने भर से किसी देश को ऐसे बड़े तूफानों से बचाया जा सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।